वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो हम पिछले लेक्चर्स में सारे टॉपिक को यहाँ पर इसके अभी तक हमने 4 से 5 लेक्चर के अंदर सारे टॉपिक जो है हमारे सेल स्ट्रक्चर के कवर हो चुके हैं। एनसीईआरटी बेस्ड ज़्यादा टाइम नहीं हमने लिया है, लगभग 2 से ढाई घंटे। अगर पूरे लेक्चर्स को आप देखते हैं तो 2 से ढाई घंटे के अंदर आपका पूरा चैप्टर अच्छे से एनसीईआरटी बेस्ड कवर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं इसके अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है आपको समझना अच्छे से। न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनेल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन। सबसे पहले इसको किसने डिस्क्राइब किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्क्राइब किया था 1831 के अंदर। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस वाज स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज, और बाद में इसका स्टेनिंग जो की गई वो किसके द्वारा? बेसिक डाइज जो होती है उसके द्वारा इसकी स्टेनिंग की गई। और वो किसने की थी? क्रोमेटिन ने की थी, और यानी कि आपके फ्लेमिंग ने की थी। और इस तरीके से आपको उसको क्या नाम दिया? क्रोमेटिन नाम दिया गया था फ्लेमिंग द्वारा न्यूक्लियस को। या फिर हम ये कहते हैं कि क्रोमोसोम्स को जो नाम दिया था फ्लेमिंग ने, वो क्रोमेटिन नाम दिया था बेसिक डाइज के द्वारा। जब उसको फाइनली डाई की गई तो उसके बाद में उसको क्या नाम दिया गया? क्रोमेटिन नाम दिया गया। क्लियर? क्रोमेटिन क्यों दिया? क्योंकि कलरफुल ये था, इस वजह से इसको क्रोमेटिन नाम दिया गया। अब आपको कुछ चीज़ें समझना, ये अगर आप एग्जैक्ट इसका न्यूक्लियस को देखते हैं तो इस तरीके का आपको न्यूक्लियस दिखाई देता है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है डायग्राम्स में, इसको देखना है अच्छे से। इस तरीके का आपको न्यूक्लियस दिखाई देता है। यानी कि इसके अंदर क्या है? ये सेंटर आपका पूरा का पूरा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर आपको कुछ ऐसा रीजन दिखाई देता है जो काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा हम ये कह सकते हैं स्ट्रेनिंग वाला पार्ट होता है थोड़ा सा, उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके ऊपर दो डबल मेम्ब्रेनस होती है, न्यूक्लियस के ऊपर 2 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो अंदर मेम्ब्रेन होती है और जो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, बाहर वाली मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स पाए जाते हैं। क्लियर? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में अगर हम बाहर की मेम्ब्रेन की कहते हैं तो उसके ऊपर क्या इस तरीके के पोर्स पाए जाते हैं। क्लियर? न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं। और जो 2 मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आप ध्यान रखें। न्यूक्लियस के अंदर ही आपको क्या होता है? मेनली जो क्रोमोसोम्स मिलते हैं, या फिर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और क्या क्या पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर? न्यूक्लियस के अंदर कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पाई जाती है, जैसे कि प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हम बात करें, आरएनए यहाँ पर पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। साथ में ही इसके अंदर आपको मिलते हैं न्यूक्लियोलस, इसके अंदर आपको मिलता है। तो ये सारी चीज़ें, प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ये आपको यहाँ पर इसके अंदर मिलते हैं। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करना, आपको इसमें क्या क्या लिखा हुआ उन चीज़ों को आपको कवर करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इंटरफेस का न्यूक्लियस होता है, इंटरफेस का मतलब क्या होता है? सेल साइकिल के अंदर जब कोई सा भी, हम ये कहेंगे इंटरफेस न्यूक्लियस का मतलब है कि सेल साइकिल के अंदर 2 फेजेस मेन होते हैं, एक इंटरफेस होता है, एक डिवीजन फेज होता है। इंटरफेस के अंदर G1 फेज होता है, S फेज होता है और G2 फेज होता है। इस टाइम पर सेल कोई डिवीजन नहीं कर रही होती है, वो केवल क्या होती है? प्रेपर हो रही होती है। ग्रोथ का फेज कहते हैं हम इंटरफेस में। तो इंटरफेस का जो न्यूक्लियस होता है, जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होता है, न्यूक्लियस ऑफ ए सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, तो कैसा दिखता है? हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड एलाबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। ध्यान रखना है। तो उस समय वो बिल्कुल इस तरीके का रहता है, यानी कि फैला हुआ रहता है न्यूक्लियस पूरा का पूरा। हम ये कहें कि हमारा जो क्रोमोसोम्स होता है, न्यूक्लियस होता है, वो फैला हुआ इस तरीके का हमें दिखाई देता है, और उसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्लियर? न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो होती है एंड 1 और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। उसके अंदर न्यूक्लियस के मैट्रिक्स के अंदर, ये जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, उसके अंदर क्या होता है? स्फेरिकल बॉडीज पाई जाती है, जिसको हम न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई कहते हैं। सिंगुलर हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब स्टडी से पता लगाया गया, हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवलप व्हिच आर कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन विद इन ए स्पेस कॉल्ड द पेरीन्यूक्लियर स्पेस। तो उन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है उसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। लगभग कितनी होती है? 10 से लेकर 50 नैनोमीटर के बीच की स्पेस ये होती है। फॉर्म्स ए बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। और ये जो मेम्ब्रेन होती है क्या करती है? साइटोप्लाज्म, क्योंकि इसके चारों ओर क्या है आपका? साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो मटेरियल है उनको सेपरेट करने में हेल्प आपकी करती है, जो मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, वो करती है। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है? एंडोप्लाज्मिक, इससे डायरेक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है। जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करी थी, जब हमने बात करी थी एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम की, तब हमने ये चीज़ें देखी थी। तो जो न्यूक्लियर आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसमें पोर्स पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं? डायरेक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड रहती हैं।
एंड ऑल्सो बियर्स राइबोसोम ऑन इट, और उसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं और उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। और वहीं अगर हम बात करें, देखिए एक एक चीज को समझना है। एट ए नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवेलोप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स, और कई जगह पर ऐसी जगह होती है जहां पर ये न्यूक्लियर स्पेस होती है, यानी कि इसमें बीच में जगह पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, विच आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन, जो कि दो मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज होने से बनते हैं। दिस न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। तो इस तरीके से ये ऐसी जगह होती है, ये पोर्स जो होते हैं इनके थ्रू ही क्या होते हैं, हम ये कहेंगे कि आरएनए मॉलिक्यूल, जब फाइनली आरएनए बन चुका होता है तो मैसेज लेकर जाता है, जो मैसेंजर आरएनए है वो साइटोप्लाज्म के अंदर मैसेज लेकर जाता है, तो मैसेज लेकर जो जाने का काम करता है वो इस पोर्स के थ्रू ही होकर गुजरता है। क्लियर। इसके थ्रू क्या होता है, जो पोर्स होते हैं यानी कि इसमें मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में होता है, कोई सी इन्फॉर्मेशन अंदर भी आती है और कोई सी चीजें बाहर भी जाती है साइटोप्लाज्म में। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो एक सेल के अंदर हमें एक ही न्यूक्लियस मिलता है। वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियर आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व, परंतु वेरिएशंस भी देखने को मिलता है। ऐसा मिलता है कुछ सेल ऐसी होती है जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, और कुछ ऐसी सेल होती है जिनके अंदर न्यूक्लियस ही देखने को नहीं मिलते हैं। क्लियर। तो ऐसा भी वेरिएशन देखा गया है, ध्यान रखना है। तो सम मैच्योर सेल इवन लेक न्यूक्लियस, ध्यान रखना है, कुछ ऐसे सेल मैच्योर सेल हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाता, जैसे अगर मैमल्स की आरबीसी की हम बात करें उसके अंदर नहीं पाया जाता। सीव ट्यूब जो होती है वास्कुलर प्लांट्स की, यानी कि सीव ट्यूब जो होती है उसके अंदर भी यहाँ पर नहीं पाया जाता है, अच्छे से याद रखना है आपको। हम आगे डिटेल में भी देखेंगे सीव ट्यूब को, जब हम वहाँ पर टिश्यू देखेंगे, जब प्लांट टिश्यू को हम देखेंगे तो वहाँ पर सीव ट्यूब की हम बात करेंगे। वहाँ पर द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियस की जो मैट्रिक्स होती है या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म की हम बात करें, कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन्स, उसके अंदर क्रोमेटिन होते हैं और न्यूक्लियोलस पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियोलस होता है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। द कंटेंट न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद दिस द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। और ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोलस जो है उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, हमने पहले भी देखा था कि न्यूक्लियोलस के अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, इस वजह से क्या होता है, हम ये कहेंगे कि इसका कंटेंट जो होता है एक तरीके से न्यूक्लियस के साथ ही होता है। और इसके अंदर क्या है, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ध्यान रखना यहाँ पर आरआरएनए बनता है। आरआरएनए का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो आपको ध्यान रखना है मेन आरएनए की सिंथेसिस का प्लेस कहाँ पर है, न्यूक्लियोलस है। larger and more numerous nuclei are present in the cell active by carrying out protein synthesis। और इस तरीके से larger and more number of nucleus जो होते हैं वो सेल्स न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और इस तरीके से हमारे ये राइबोसोम्स यानी कि हम बात करते हैं कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक, तो ये हमने बात करी अभी तक। अब आगे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेस न्यूक्लियस इज लूज एंड इंडिस्ट्रिक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर। आपको पता है कि जो इंटरफेस होते हैं इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, एक तरीके से हम ये कहेंगे कि एक तो डिवाइड नहीं होता और फैला हुआ रहता है, जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक, बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, पर सेल डिवीजन की जो अलग अलग स्टेजेस हैं, सेल्स शो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स, धीरे धीरे वो कंडेंस होता है और क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करता है इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की जगह आपको क्या मिलता है, क्रोमेटिन्स के अंदर आपको यहाँ पर डीएनए मिलता है, सम बेसिक प्रोटीन मिलते हैं जिनको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलते हैं और आरएनए भी मिलता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जब क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है तो उसमें क्या क्या मिल जाता है आपको, डीएनए भी रहता है, आरएनए भी रहता है, बेसिक प्रोटीन जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, और साथ में ही आपको नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी मिलते हैं। इन सबसे मिलकर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। ए सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 46 यानी कि 20 पेयर्स क्रोमोसोम, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स जो होते हैं हमारे, उनमें अगर हम बात करें हर एक सेल के अंदर कितना 2 मीटर लंबा डीएनए होता है। हम डिटेल में इन सब चीज़ों की बात कर चुके हैं जेनेटिक्स के अंदर। ठीक, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब अगली चीज़ देखिए यहाँ पर, ठीक, अगली चीज़ देखिए यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है,
एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स, और हर एक क्रोमोसोम्स जो होता है केवल डिवाइडिंग फेज में ही आपको दिखते हैं। एसेंशियली एज ए प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, हर एक क्रोमोसोम्स के अंदर एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। उस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑलरेडी देख चुके, जब डिटेल में क्रोमोसोम्स को पढ़ा था, तो उस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक, उन सेंट्रोमियर के ऊपर जो होता है एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं, और ये काइनेटोकोर जो होता है वो क्या करता है, स्पिंडल फाइबर से अटैच करने का काम करता है। सेंट्रोमियर होल्ड्स टू क्रोमेटिड्स, जो दो क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड ये आपका और एक इधर वाला क्रोमेटिड है, उसको जो आपका सेंट्रोमियर है वो क्या कर रहा है, होल्ड करने का काम कर रहा है। क्लियर, ध्यान रखना है। सेंट्रोमियर होल्ड्स द क्रोमेटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, 4 तरीके के हो सकते हैं, ये भी देखा था हमने। एक होता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स का मतलब क्या है, अब ये समझ लें आप, आपको दे रखे हैं, इनको समझ लें। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम यानी कि अगर दोनों आपके इस तरीके के बराबर बराबर आर्म से दोनों, और सेंटर में आपका सेंट्रोमियर है, तो ऐसे में इसको मेटासेंट्रिक कहेंगे। अगर दो आर्म्स बड़े हैं और दो आर्म्स छोटे हैं तो इसको सब मेटासेंट्रिक कहेंगे। क्लियर, अगर आपके दो आर्म्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं और दो आर्म्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो उसको एक्रोसेंट्रिक कहेंगे। और अगर ऐसा है कि सेंट्रोमियर बिल्कुल आपका टर्मिनल पोजीशन पर हो और एक तरफ आर्म्स है ही नहीं, केवल एक ही तरफ है, तो उसको टीलोसेंट्रिक कहेंगे। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं यहाँ पर, तो देखिए एनसीईआरटी की लैंग्वेज भी देख ले एक बार क्या लिखा हुआ है। The metacentric chromosomes has middle centromere forming two equal arms of the chromosome. Submetacentric chromosome has a centromere slightly away from the middle of the chromosome, result into one short arm and one longer arm. In case of acrocentric chromosomes are the centromere situated close to its one end and forming one extremely short and one very long arm, जबकि जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है उसमें टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। कुछ कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स होता है जिनमें प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी पाया जाता है, उस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, ये यहाँ पर देखिए, उसको सैटेलाइट क्रोमोसोम्स कहते हैं, ध्यान रखना है। क्लियर, तो ये आपको चीज़ें याद रखना है कि समटाइम्स ए फ्यू क्रोमोसोम हैव ए नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो ये नॉन स्टेनिंग पार्ट होता है, स्टेनिंग नहीं होती है, इसकी ध्यान रखना है। एट अ कांस्टेंट लोकेशन दिस गिव अपीयरेंस ऑफ ए स्मॉल फ्रेगमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। तो ये हमने क्रोमोसोम्स का पार्ट यानी कि न्यूक्लियस का पार्ट पूरा देखा, क्योंकि हमने यहाँ पर केवल एनसीईआरटी बेस्ड बात करी है, क्योंकि ऑलरेडी हम डिटेल में जेनेटिक्स के अंदर इसको पढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में। ठीक, माइक्रोबॉडीज़ की अगर हम बात करते हैं माइक्रोबॉडीज़ की, तो माइक्रोबॉडीज़ क्या होती है, ये ध्यान रखना, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, आपको आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिंगल मेम्ब्रेन होती है। क्लियर, और साथ में 3 तरीके की माइक्रोबॉडीज़ आपको देखने को मिलती है। एक होती है आपकी परऑक्सिसोम, परऑक्सिसोम होती है, एक होती है ग्लाइऑक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम होती है, और एक होती है स्फेरोसोम। ये 3 तरीके की माइक्रोबॉडीज़ होती है, ध्यान रखना, और तीनों जो होती है ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ठीक, तो मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसाइकल पाए जाते हैं जिनको माइक्रोबॉडीज़ कहते हैं, दैट कंटेन वेरियस एंजाइम, इनके अंदर कई सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में मेनली पाई जाती है, दोनों तरीके के। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया, इसकी ध्यान रखना, समरी जरूर आप पढ़ा करें सभी, उसके बाद में समरी जरूर पढ़ा करें। तो आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है, पूरा चैप्टर हमारा लगभग 5 लेक्चर के आसपास ख़त्म हो चुका है, तो इसमें पूरे लेक्चर्स को आप ज़रूर देखें। इंपॉर्टेंट है, आपके सेल साइकिल पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है नीट वाले स्टूडेंट्स को, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर इस चैप्टर में कवर हो